मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत मैं एक सूचना से करना चाहूँगा और एक खुशनुमा सूचना। और सूचना यह है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन के कोर्स पर डिस्काउंट देना शुरू किया है। फुल कोर्स पर है डिस्काउंट। यह डिस्काउंट 3000 रुपए का है। आपको मालूम है कि जो पूरा कोर्स है उसकी कीमत 14,500 रुपए है। उसमें आपको 3000 रुपए की छूट मिलेगी और इस छूट के लिए आपको डिस्काउंट जो कोड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको डिस्काउंट कोड बताने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। फ्रीडम 3000। मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, FREEDOM 3000। मैं रिपीट कर रहा हूं, FREEDOM 3000। ये सब कैपिटल लेटर में होंगे और जो 3000 है वो उसके कंटिन्यूएशन में होगा। तो आप इस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करके बकायदे 3000 रुपए का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्काउंट है आज से यानी कि 12 अगस्त से शुरू हो गया है, जो 17 अगस्त तक जारी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सच में AFE-IAS की तरफ से ये अपने स्टूडेंट्स को और जो हमारे नए स्टूडेंट जिनके बनने की संभावना है उनको दिया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस का एक बेहतर उपहार है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के विषय पर। तो आज मैं आप सबसे पेरिस ओलंपिक में जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक में हम कैसे और बेहतर कर सकेंगे इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। यानी कि हम सब जो 140 करोड़ लोग हैं कुल 6 पदक हासिल कर सके हैं। और आपको मालूम है इसमें भी एक भी स्वर्ण पदक नहीं है। कांस्य की संख्या ज्यादा है, 5 कांस्य पदक हैं और रजत भी है, उसकी संख्या मात्र 1 है। तो अपनी बात को मैं आपके सामने 2 भागों में विभाजित होकर के रखने जा रहा हूं। जो इसका पहला भाग है उसके अंतर्गत मैं कुछ तथ्यों की चर्चा करूंगा और इसका जो दूसरा भाग होगा उसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस में होने जा रहा है वहां हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके अपने देशवासियों के आशा के अनुरूप उतर सकें। दोस्तों, मैं एक बात यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि पेरिस ओलंपिक संपन्न हुआ है और जब भी सामान्यतया ऐसे बड़ी प्रतियोगिता होती है तो एक प्रश्न पूछा जाता है, खासकर मेंस की दृष्टि से, और वो ये है कि भारत का खेलों में इतना निराशाजनक प्रदर्शन क्यों रहा है, खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके भारत इसके लिए क्या क्या किए जाने चाहिए। इस तरह का प्रश्न सामान्यतया पूछ लिया जाता है। तो मैं सेकेंड पार्ट में उसी पर कुछ बातें करूंगा। तो आइए पहले इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। समाप्त हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक। बताने की जरूरत नहीं है कि हर समय की तरह ऑलमोस्ट अमेरिका टॉप पर रहा है। पदकों की संख्या देखिए, स्वर्ण 40, रजत 44 और कांस्य 42, सबके सब 40 और 45 के बीच में है। टोटल 126 मेडल्स। आपको इनकी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही बता बैठा। दूसरा जो स्थान है वो चाइना का है। चाइना हर क्षेत्र में हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन चलिए, चाइना सेकंड पोजीशन पर है। जापान जो एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हमारे 1/10 से भी कम है, वो तीसरे स्थान पर है 20, 12 और 13 पदकों के साथ, टोटल 45 पदक। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही छोटा सा देश है, कॉन्टिनेंट है कह लीजिए, उसके भी पदक कम नहीं है। उसके हैं 18, 19, 16 यानी कि 53 मेडल्स। ये 4 स्थान मैंने आपको बताए हैं क्योंकि अब होता यह है कि प्री में केवल 3 तक खत्म नहीं करते। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो पता लगेगा वो 4 तक खींच करके ले गया है। अगर आप 5वां ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं फ्रांस को। मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉप पर है अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर फ्रांस। कंटिन्यूअस 5 पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्थान रहा है वह है
71 71वां स्थान आप सुन चुके हैं। 1 रजत पदक हमें मिला और 5 हम कांस्य पदक हासिल कर पाए और इस तरीके से कुल 6 पदक हमारे नाम हो सके हैं। दोस्तों, अब जो पदक पाने वाले हमारे खिलाड़ी हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। पिछले ओलंपिक में टोक्यो में आपको मालूम है कि उन्हें स्वर्ण पदक मिला था, लेकिन चलिए इस तरह के हेरफेर तो होते रहते हैं। मनु भाकर, निशानेबाजी में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और फिर दूसरी निशानेबाजी में जो 25 मीटर की थी उसमें सह विजेता रही हैं। सह विजेता इनके साथ रहे सरबजोत और फिर मनु, इसमें भी उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर के। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में निशानेबाजी में कांस्य पदक हासिल किया। फिर है अमन सहरावत, कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम उम्र में वो कांस्य पदक जीतने वाले पहले देश के खिलाड़ी बने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनमें हम बहुत अच्छे भविष्य की संभावनाएं देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमारी आखिरी जो टीम रही है हॉकी की टीम, उसने कांस्य पदक प्राप्त किया है और पिछले ओलंपिक में भी वह कांस्य पदक विजेता रही थी। दोस्तों, जब हम समीक्षा करते हैं तो डेफिनेटली ये तो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन की बात हो गई, लेकिन हमें उसे दूसरे नजरिए से भी देखना होगा। इस बार हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनकी संख्या 6 है, जो अनफॉर्चुनेटली चौथे स्थान पर रहे। थोड़ा सा भी बेहतर करते तो तीसरा दूसरा कोई भी स्थान उनको मिल सकता था। मैं केवल आपको नाम बता दे रहा हूं। मनु भाकर, अर्जुन बबूता, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन पुरुष सिंगल में, अंकिता और धीरज तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल में और अनंतजीत और माहेश्वरी निशानेबाजी के मिक्स्ड स्कीट टीम में। ये 6 खिलाड़ी हमारे ऐसे रहे जो अनफॉर्चुनेटली चौथे स्थान पर रहे, यानी कि इनमें भी हम बहुत अच्छे भविष्य की संभावनाएं टटोल सकते हैं। और एक जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटी है उसके बारे में आपने खूब पढ़ा है, और ये घटना घटी थी विनेश फोगोट के साथ, जो 50 किलोग्राम के वर्ग में उतरी थी, लेकिन फाइनल में सोचिए 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से उन्हें उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर। अगर हम पूरी तरह से इसे एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि भारत को जो सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो कुश्ती में होती है और साथ ही साथ बॉक्सिंग में होती है। इस बार हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सके हैं। बैडमिंटन वगैरह में भी अब भारत अच्छा करने लगी है, वहां भी हम इस बार पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन शूटिंग में हम बेहतर कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, जितनी उम्मीद थी हम शायद उतना नहीं कर पाए, लेकिन शूटिंग में हमारी जो स्थिति है वो काफी कुछ बेहतर होती चली जा रही है। फ्रेंड्स, अब मैं इस विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि हम क्यों इतना पिछड़ रहे हैं। चाइना हमारी आबादी के लगभग है और हम उसके आसपास भी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश और खासकर जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है, सोच करके देखिए कि केवल 6 मेडल लेकर के आता है, जिसमें एक भी गोल्ड मेडल न हो, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं थोड़ी सी जो आंखें हैं वो झुक तो जाती ही हैं। और ऐसे ही अवसर होते हैं जबकि हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे खेल के संगठन हैं, जो हमारे खेल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहां तक कि जो स्वयं हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत गंभीरता के साथ अपनी कमजोरियों पर विचार करके और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 2 दिन पहले एनडीटीवी पर इसको लेकर के एक बहुत अच्छी बहस आई थी। वो मैंने पूरी बहस सुनी और मुझे वो बहस बहुत ही व्यावहारिक लगी। आप लोगों को भी फ्रेंड्स अखबारों में आर्टिकल सभी पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उन एडिटोरियल कमेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएं उन्हें नोट भी करें। और मैंने कहा एडिटोरियल कमेंट्स, यानी कि उसमें एडिटोरियल आर्टिकल भी शामिल हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ बातें तो हम बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे जो फेडरेशंस हैं, जो खेल संगठन हैं, वो बेसिकली राजनीति से प्रेरित हैं। क्योंकि जो कुश्ती का जो फेडरेशन था उसमें किस तरह से विनेश फोगाट ने, उसके जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह,
उनके खिलाफ आरोप लगाया था और उसमें कितना कुछ मामला आगे बढ़ते बढ़ते क्या रूप ले चुका था उसके बारे में आप जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक बात ये बहुत साफ तौर पर कही जाती है कि ये जो फेडरेशन है, इनकी जो जिम्मेदारी है वो राजनेताओं को नहीं दी जानी चाहिए, खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारी जो टीम जाती है उसकी संख्या बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर अभी जो हमारे टोटल खिलाड़ी भेजे गए थे वो 117 एथलीट्स थे, 117, और इन 117 खिलाड़ियों को 32 प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए था अगर हम टोटल प्रतियोगिता देखें, लेकिन हमने भाग लिया है केवल 16 प्रतियोगिताओं में, क्योंकि 16 खेलों में ही हमारे खिलाड़ी वहां जा सके थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना ने 30 खेलों में भाग लिया। तो सीधी सी बात है कि जब वो ज्यादा खेलों में भाग लेगा तो उसकी संभावनाएं भी जीतने की ज्यादा होंगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अगर हमारे पास स्तरीय खिलाड़ी नहीं हुए तो डेफिनेटली हम एक भी मेडल जीत कर नहीं ला सकते। जापान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो हमारी आबादी का 10% भी नहीं है, उसने 400 खिलाड़ी भेजे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खिलाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या हमारे मेडलों की संख्या को बढ़ाने की गारंटी होगी, लेकिन फिर भी इसका कम से कम एक आधार तो इससे बढ़ता ही है और संभावनाएं बढ़ती हैं और हम फिर उसी के अनुसार तैयारियां भी करते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स कि बीजिंग में जो 2008 में प्रतियोगिता हुई थी ओलंपिक की, उसकी तुलना में हम धीरे धीरे थोड़ा बेहतर तो कर रहे हैं, लेकिन टोक्यो से हम कम हो गए हैं। जो टोक्यो ओलंपिक जो ठीक इसके 4 साल पहले हुई थी उसमें हमें 7 मेडल मिले थे और उसमें 1 गोल्ड भी था। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं थोड़े से कम हुए हैं। जबकि इस बीच में आप देखिए कि भारत ने जो खेल संस्कृति है उसको विकसित करने की बहुत कोशिश की। खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए, लेकिन शायद वैश्विक स्तर पर हम अभी अपने खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इस बीच में सच पूछे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। लेकिन एक आलोचना इस रूप में भी कही जाती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है बहुत ही हायर लेवल पर हुआ है, ग्रास रूट लेवल पर नहीं हुआ है। कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में इस तरह की सुविधाएं हों, बहुत ही हायर लेवल पर हुआ। या कह लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वह ज्यादातर अर्बन बेस्ड है। और फिर जो बहुत से खिलाड़ी हमारे हैं, आप देखिए कि वो पर्सनल लेवल पर कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे शूटिंग में यही देखा जा रहा है कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जो उसका खर्च उठा सकते हैं, वो अपने लेवल पर प्रशिक्षण लेते हैं और हमारे लिए मेडल लाते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज, हमारे फेडरेशन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके ध्यान में लाने थे। अब मैं अपनी तरफ से केवल यही आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इससे रिलेटेड जो आर्टिकल और एडिटोरियल कमेंट होंगे उन्हें पढ़ें और दूसरे और भी पॉइंट्स आप नोट कर लें। तो दोस्तों, आज इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।